गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार शुक्ला आपके लिए यूपीएसआई के खास करके मूल विधि के सेक्शन को लेकर के आपके बीच में आया हुआ हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक खंड जो जीएस और मूल विधि का होगा 100 नंबर का, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे। इस मूल विधि में मूल विधि संविधान प्लस जीएस में आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, करेंट, ये सब चीजें सबमिट की गई। मूल विधि और संविधान अलग है और खास करके उस मूल विधि पर ही आज हम बात करने के लिए आपके बीच में आए हैं। तो खास करके भारतीय दंड संहिता में हम भारतीय दंड संहिता को अलग तरीके से सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम आज अपराध और अपराध के तत्व की बात करते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। खास करके यहां से 2011 और 12 देखा जाए तो 3 नंबर का प्रश्न बना हुआ है। एक एक प्रश्नों पर अगर हम सही से एग्जाम्पल दे करके सेक्शन की बात करें तो हम बड़ी आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड, जो 6 अक्टूबर 1860 में हाईलाइट हुई। अगर यही बात किया जाए कि द फादर ऑफ द इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता के जनक, जो कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष भी थे, प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन, लॉर्ड मैकाले जी। इन्हें भारतीय शिक्षा प्रणाली का भी प्रणेता या जनक कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भारतीय दंड संहिता में जो धाराएं हैं, जो सेक्शन हैं, जहां कभी कभी कुछ काम होने के बाद भी यह होता है कि अपराध नहीं हुआ है। कभी कभी हम घटना कर देते हैं लेकिन फिर भी उसे अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता, और कभी कभी घटना नहीं करते हैं तो भी अपराध हो जाता है। इसको कैसे क्लासिफाई किया जाए, यही बातें आईपीसी में धाराओं में बताई और समझाई गई है। अपराध का गठित होना, अपराध गठित होने पर उनमें मिलने वाला दंड, ये सब का विधिवत उल्लेख और डिस्क्रिप्शन, व्याख्यान आपको भारतीय दंड संहिता बड़ी अच्छी तरीके से कर रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी अपराध होकर के भी व्यक्ति क्रिमिनल नहीं होता। मैं आपको बताऊंगा, खास करके एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन 80, धारा 80, धारा 80 कहता है कि सावधानी पूर्वक अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करता हुआ, उसके द्वारा कोई एक ऐसी घटना होती है कि कोई व्यक्ति उसमें हताहत होता है, कोई व्यक्ति उसमें पीड़ित हो जाता है, कोई व्यक्ति उसमें घायल हो जाता है, तो यह अपराध नहीं होगा। अपराध हुआ लेकिन क्राइम नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल समझिएगा, कुल्हाड़ी लेकर के कोई व्यक्ति सड़क के एक किनारे लकड़ी काट रहा है, बड़ी सावधानी से काट रहा है, लेकिन अटेंडम हुआ क्या कि जो कुल्हाड़ी का फल है, जैसे हम लोहा में जो लोहा है आगे वाला भाग, वो छिटक करके, टूट करके, निकल करके सड़क की तरफ गिरता है अचानक, और उससे आने जाने वाले व्यक्ति के किसी के सिर पर लगा और वह व्यक्ति घायल हो गया। ये घटना है, अपराध तो हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ी सावधानी पूर्वक लकड़ी काट रहा था और अटेंडम घटना हो गई, अचानक एक घटना हो गई कि कुल्हाड़ी हाथ से स्लिप करके, फिसल करके गिरी नीचे और एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना हुई है, लेकिन इसमें यही चीज मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय दंड संहिता में दुराशय का होना, मन में एक दुराशय, गंदे विचार का होना, एक प्लानिंग का होना ज्यादा जरूरी है। लेकिन कुछ विद्वक्ताओं ने कहा
कि व्यक्ति के दुराशय को कैसे समझा जाएगा, तो इसके लिए भी भारतीय दंड संहिता में चीजों को बताया गया। तो खास करके आज हम लोग इन्हीं सब पर बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं भारतीय दंड संहिता में खास करके अपराध के तत्व क्या क्या है। चलिए अपराध के तत्व की बात करते हैं। तो अपराध की अगर मैं तत्व की बात करूं तो आप देखिएगा, पहला मानव। अपराध का तत्व, अपराध के लिए क्या है? अपराध के लिए पहली बात मानव होना चाहिए, एक मानव हो। उसके बाद बेटा मन में दुराशय, मन का दुराशय होना, मन का दुराशय होना, मन का दुराशय होना। और तीसरा तत्व क्या रखा गया बेटा? कार्यालोप, कार्यालोप, ध्यान दीजिएगा। और चौथा है क्षति। चौथा क्या है? क्षति। अपराध के तत्व, द एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। चीजों को समझिएगा, बहुत जल्दी जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। मूल विधि को जिस तरीके से लोगों ने इतना हाई प्रोफाइल करके, इतना प्रतियोगियों को, कंपटीटरों को इतना प्रेरित कर रखा है, ये इतना है नहीं। इसको सिस्टमैटिक तरीके से, एक सिलेबस के हिसाब से सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप एक बार प्रयास करोगे, समझोगे, तो सब क्लियर हो जाएगा। देखिए अपराध के तत्व, द एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। तो अपराध के लिए क्या क्या होना चाहिए? मानव हो, मानव के मन में दुराशय हो, कार्यालोप और क्षति हो जाना, अपराध हो जाना। तो देखिए मानव में बेटा स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, आईपीसी की धारा 10 इन्हीं की बात करता है, स्त्री और पुरुष की बात करता है, स्त्री और पुरुष की बात करता है। अगर बेटा मैं आपके अपराध की बात करूं, अगर मैं आपके अपराध की बात करूं तो ध्यान रखना, धारा 40 अपराध की बात करता है। अगर आईपीसी की धारा 40 अपराध की बात करता है, जबकि सीआरपीसी की 2 के ड़ में इस बात की गई है, किसकी? अपराध की बात की गई है। क्राइम की बात दंड प्रक्रिया संहिता के 2 के ड़ में की गई है, जबकि धारा 40 में अपराध की बात की गई है। अगर यही मैं क्षति की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, क्षति की बात करूं तो आईपीसी 44 में क्षति को परिभाषित किया गया है। कार्य व लोप की बात करूं तो आईपीसी खास करके 33 कार्य व लोप की बात करता है। ध्यान दीजिएगा, कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति के मन में एक आशय हो, घटना कारित कर देने का, कार्य व लोप, क्षति हो। तो क्षति में देखिए, क्षति कई प्रकार की क्षति होती है, उसको समझना है। क्षति देखिए कैसी कैसी क्षति हो सकती है। खास करके क्षति में आप देख सकते हैं, एक देखिए भैया मानसिक क्षति होती है। क्या होती है? मानसिक क्षति। एक होती है मानसिक क्षति, वर्तनी की अशुद्धियां होंगी तो थोड़ा नजरअंदाज करिएगा, चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। मेंटली हरासमेंट, मानसिक क्षति। दूसरा फिजिकली हरासमेंट, शारीरिक क्षति। दूसरा है शारीरिक क्षति, ठीक है। मानसिक क्षति बेटा, शारीरिक क्षति, और आप देख सकते हैं मानसिक क्षति है, शारीरिक क्षति है, आर्थिक क्षति। आर्थिक क्षति कई प्रकार की होती है, और मान सम्मान की क्षति, मान सम्मान की क्षति। तो ये तो रही क्षति की बात।
तो क्षति कितने प्रकार की हो रही है? मानसिक क्षति हो रही है, मेंटली हरासमेंट हो रहा है, फिजिकली हरासमेंट हो रहा है, इकोनॉमिकल हरासमेंट हो रहा है, और अपने रेपुटेशन के हरासमेंट की बात करता है, मान सम्मान के हरासमेंट और क्षति की बात करता है। क्षति, भारतीय दंड संहिता की धारा 44। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई मानव हो, अगर कोई मानव में स्त्री और पुरुष दोनों मानव के द्वारा कोई घटना किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि अपराध तुरंत क्या हो जाता है? गठित हो जाता है। अपराध तो गठित हो गया, लेकिन उसके लिए मन का दुराशय का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कभी कभी कार्य होकर के भी अपराध नहीं होता, और कभी कभी अपराध होकर के भी उसे अपराधी नहीं माना जाता, और कभी कभी बेटा आप अपराध नहीं भी किए हैं फिर भी आपको अपराधी मान लिया जाता है। जैसे द्विविवाह कर लेना। आपको पता है भारतीय व्यवस्था में हिंदुओं को दूसरा विवाह करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आपको दूसरी मैरिज करनी है तो पहली वाली को आप तलाक दीजिए, फिर दूसरे से विवाह करिए। आपने विवाह किया, दिस इज अ क्राइम, लेकिन आपको थोड़ी लगेगा कि मैंने अपराध किया। क्यों? फिर से जवान हो गया। कहने का मतलब है कि दूसरे विवाह में जब आपने दूसरा विवाह किया तो उस समय आपने तो अपनी तरफ से अपराध नहीं कर रहे हो, लेकिन वहां अपराध हो जाता है। जबकि मैंने अभी बताया कि कभी कभी कार्य हम करते हैं लेकिन अपराध नहीं माना जाता। जैसे कि जल्लाद का काम, मैं भी आपको एग्जाम्पल में तरीकों से बताऊंगा। जैसे कि जल्लाद, कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसको फांसी पर लटका दो, जल्लाद ले गया, काला कपड़ा डाला, उसको फांसी पर लटका दिया। तो जल्लाद ने किसी व्यक्ति की हत्या किया, तो क्या यह अपराध किया उसने? बिल्कुल अपराध नहीं किया। विधि के आबद्ध होकर के किया गया कार्य अपराध नहीं है। तो ऐसे चीजों को हमें समझ करके यहां चलना है। तो आपने देखा कि कभी कभी काम करके भी अपराध नहीं होता, कभी कभी अपराध हम सोचते हैं नहीं कर रहे हैं और अपराध हो जाता है। मन का दुराशय होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इतनी चीजों के बाद अब चीजों को थोड़ा हम और भी यूनिक तरीके से आपको बताना चाहते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, भारतीय दंड संहिता में मैं आपको बता दूं, मैं बेटा आपको बता दूं कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड 6 अक्टूबर 1860, ये 1800 सही से लिख लीजिए, 1860, 6 अक्टूबर 1860 में ये बन करके तैयार हुआ। लेकिन भारतीय व्यवस्था में ये 1 जनवरी 1862 में प्रवर्तित हुआ। ध्यान दीजिएगा, भारतीय व्यवस्था में यह 1862 से प्रवर्तित हुआ, जबकि यह बन कब गया था? 6 अक्टूबर 1860 में। अगर कहा जाए कि भारतीय दंड संहिता का जनक कौन है, तो याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले। इन्हें शिक्षा प्रणाली के भी प्रणेता रहे हैं, इनके जनक रहे हैं। भारत की आधुनिक शिक्षा जो है वो किसकी देन है? लॉर्ड मैकाले की देन है। तो 6 अक्टूबर 1860 में इन्होंने भारतीय दंड संहिता को बना करके तैयार कर लिया। यही वजह है कि लॉर्ड मैकाले थे कौन? प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे भैया? लॉर्ड मैकाले जी। ध्यान रखना। अगर आपसे बेटा यही चीज कहा जाए कि भारतीय दंड संहिता में पूछा गया है
आपके टेस्ट पेपर में खास करके यूपीएसआई में पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता में कुल अध्याय कितने हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल अध्याय कितने हैं तो याद रखना बेटा 23 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 23 अध्याय। अच्छा, कितनी धाराएं हैं? कितनी धाराएं हैं? तो धाराएं हैं 511 धाराएं, 511 धाराएं। चीजें समझ में आ रही हैं? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड कैसा विधि है? ये कैसा कानून है? यह एक मौलिक विधि है। कैसा विधि है बेटा? मौलिक विधि है। मौलिक विधि का मतलब है कि अपराध जो भी होगा उस अपराध का गठित होना और उस अपराध के गठित होने में कौन सी धारा रखी जाए और उसके लिए दंड का क्या विधान हो, यह सब उल्लेख भारतीय दंड संहिता में किया जाएगा। जबकि सीआरपीसी एक प्रतिक्रियात्मक विधि है, एक प्रोसीडिंग लॉ है, वो आपराधिक दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता, जैसे आपकी कहते हो दंड प्रक्रिया संहिता, वो दंड प्रक्रिया संहिता है। तो यहां इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। हमने जहां भारतीय संविधान में बेटा, भारतीय संविधान में हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल पढ़ते हैं, अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अनुच्छेद पढ़ते हैं। वही याद रखिएगा कि भारतीय दंड संहिता में हम लोग बेटा सेक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? धाराएं पढ़ेंगे। हम लोग भारतीय दंड संहिता में सेक्शन पढ़ेंगे, धाराएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता का अगला सेक्शन लेकर के हम आपके बीच में आते हैं। खास करके भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड 1862 में भारत में प्रवर्तित हुआ, लॉर्ड मैकाले की देन है, इसीलिए इन्हें भारतीय दंड संहिता का जनक कहा जाता है। यहीं से आपको एक दो प्रश्न एग्जामों में पिछले पेपरों में मिले हैं, तो इसको सही से प्रैक्टिस करिए। प्लस हम आपको भारतीय दंड संहिता का अगला चैप्टर, अगला सेक्शन लेकर के आपके बीच में आते हैं। तब तक के लिए सभी को गुड डे, सबा खैर, धन्यवाद।